नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार साल 2026 में कृषि विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है, जिसमें सरकार का प्रयास और दिसंबर 2025 में कृषि को लेकर किए सम्मेलन शामिल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सार्वजनिक मंचों से इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि सरकार का फोकस अब अन्नदाता है, जिसकी तरक्की के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने साल 2026 को कृषि विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए निर्णायक वर्ष मानकर काम करना शुरू कर दिया है। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली कृषि को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए सरकार ने नीतिगत सुधारों से लेकर जमीनी स्तर पर नवाचारों तक बहुआयामी प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार का फोकस उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों की शुद्ध आय बढ़ाने पर है। इसके लिए उन्नत बीजों की उपलब्धता, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही फसल में वैरायटी और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर जोखिम कम करने और लागत घटाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि आधारित उद्योगों, फूड प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन से जुड़ी इकाइयों को बढ़ावा देकर किसानों को बेहतर बाजार और दाम दिलाने की रणनीति भी अपनाई गई है। हमारे पास तो एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। अगला वर्ष हमारा किसान कल्याण वर्ष है, कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। माननीय भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है। दिसंबर 2025 में कृषि को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलनों और विचार मंथन कार्यक्रमों ने इस दिशा को और स्पष्ट कर दिया है। कृषि सम्मेलनों में नीति निर्माताओं और कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्थाओं और प्रगतिशील किसानों के साथ आधुनिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि और कृषि स्टार्टअप्स, फसल बीमा, बाजार सुधार और निर्यात संभावनाओं जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई है। बैठकों से निकले सुझावों को 2026 की कार्य योजना में शामिल कर नीति से क्रियान्वयन की दूरी कम करने पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर मोहन यादव सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना, किसान की आय को स्थिर और बढ़ती हुई बनाना और मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी कृषि राज्य बनाना। 2026 की ओर बढ़ते कदम राज्य के किसानों के लिए नई उम्मीद और नए अवसर लेकर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो न्यू ईयर प्लान, किसानों का बढ़ेगा मान, इस पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए मौजूद हैं खास मेहमान प्रियंका दुबे, बीजेपी प्रवक्ता, फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विस्तार से बताएंगे 2025 की नीति और 26-25 से कितना बेहतर होगा। सबसे पहले प्रियंका जी, शुरुआत आपके साथ। एक तरफ बीजेपी की सरकार प्रदेश में आए एक लंबा अरसा बीत चुका है और किसानों पर ही फोकस रहता है। जब भी केंद्रीकरण किया जाता तो यही कहकर किया जाता है कि मुख्यमंत्री कृषि प्रिय नहीं है, बल्कि कृषि परिवार से ही आते हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान के ऊपर पहले ये कहा जाता था, फिर मोहन यादव भी कभी कभी यही बताते हैं। और किसान सेंटर रहा है हमेशा। योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, हम देख रहे हैं लगातार। और भविष्य को लेकर भी ये तक कह दिया मुख्यमंत्री ने कि 2026 हम पूरा का पूरा साल ही कृषि के लिए घोषित करने वाले हैं। तो क्या कुछ बदलाव देखने मिलेगा? क्योंकि 25 का इतना खास अनुभव रहा नहीं है। अभी मैं उदाहरण भी बताऊंगा। नमस्कार संयम जी, नमस्कार मेरे सारे पैनल और दर्शकों को नमस्कार करते हुए अपनी बात रखती हूँ। सर्वप्रथम, जब से मोहन यादव जी आए हैं, उन्होंने जो जमीनी स्तर पे कार्य करते जो पद्धति चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसको सतत बनाए रखा। पहला वर्ष जो उन्होंने गौ संवर्धन के तौर पे बनाया, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए योजनाएं सिस्टमेटिकली उसको लॉन्च करी। उसके बाद में जो हमारा ये जो वर्ष गया 2025, उसको उद्योग वर्ष के तौर पर अलग अलग बिजनेस समिट्स वगैरह के माध्यम से, ग्लोबल समिट्स करके उनको जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास करे। अब उन्होंने कृषि विस्तार के तौर पे 2026 को रखा हुआ है, जिसमें कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। हमारा मध्य प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है। तो जो बेसिकली अगर हम बात करें, केंद्र नहीं है, हमारी रीढ़ और हमारे जो कह सकते हैं कि प्राण जो है वो किसानों के माध्यम से या अन्नदाता के माध्यम से
अर्थव्यवस्था के जो प्राण है वो किसानों के माध्यम से ही संचालित है। इसलिए किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को बेहतर करना सबसे पहला विषय रहा, जिसके ऊपर सतत कार्य किए गए, जिसमें सड़क की बात में पानी और बिजली की हम लोग ने चर्चा करी। जैसे आपने बात करी तो हमें 3 बड़े विवाद जो जल के थे, इसके माध्यम से हम कह सकते थे कि लाखों हेक्टेयर जो पानी का बुंदेलखंड का जो आता था, काली सिंध परियोजना लिंक के माध्यम से ताप्ती को महाराष्ट्र के साथ विवाद है उसको सॉल्व करने की बात सभी माध्यम से कोशिश यही की गई कि किसानी के साथ साथ जो तीसरी फसल का रकबा है उसको बढ़ाया जा सके, जिससे उत्पादन और भी उत्तरोत्तर उन्नति कर सके। जिसमें आज अगर हम बात करते हैं 2-3 दिन पहले की बात है, भावांतर के माध्यम से लाखों किसानों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया था उसका 850 करोड़ करीबन सिंगल के माध्यम से जो सीधे डीबीटी से किसानों के खाते में जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट्स की ओर किसानों ने काम करना है, सरकार ने उनके साथ मध्यस्थता बना के शुरुआत करी। बात अगर करें उद्यानिकी क्षेत्र में जो है सरकार ने कार्य करना शुरू किया, और आज अगर हम बने खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जो मध्य प्रदेश है वो हब बना हुआ है, और हम परंपरागत खेती उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी जीआई टैगिंग के माध्यम से सिक्योरिटी और उपलब्धियां तो आप गिना रहे हो लगातार, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारी कमी है। भावांतर की आपने बात की है, भावांतर एक योजना, क्रांतिकारी योजना मध्य प्रदेश सरकार इसे बताती है। देश के अंदर मध्य प्रदेश पहला राज्य जो इसे लागू किया गया, भाव में जो अंतर किसान झेल रहा है उसको भावांतर के जरिए पूरा किया जाएगा। लेकिन इसी योजना के लेकर एक तरफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं भावांतर का विरोध हुआ धार के अंदर, इंदौर के अंदर, और मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला है। देखिए, अगर इस मामले में देखा जाए तो प्रदर्शन पहले हुए थे जब उनको ये लगता था अनिश्चितता की स्थिति थी, असमंजस की स्थिति थी, जब तक ये सारी चीजों को लेकर के दिक्कत रही। तीसरी किश्त आ चुकी है और अब आप देखिए किसान संतुष्ट है, उस बात में उनका विश्वास है। पहले उन्हें ये लगता था कि ऐसा ना हो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाए, परंतु पैसा हमारे खातों में ना आए। खातों में पैसा आता है तो वो कितनी संख्या में आएगा, किस मात्रा में आएगा, उसको लेकर असमंजस था। तो जब तक कि असमंजस या कह सकते भ्रम की स्थिति बन जाती है, अनिश्चितता के कारण हो सकता है, उस समय प्रदर्शन हुए होंगे, हम मान सकते हैं। नहीं, और उनकी बात राशि चाहिए उनको, भाव में अंतर की जो बात की जाती है, कितना अंतर आ रहा है, तो वो अंतर पूरा किया जाएगा भावांतर योजना के जरिए, लेकिन वो पूर्ण नहीं होता है। सरकार अपनी मंशा की जो लगती है अनुमानित लागत के हिसाब से एक राशि दे देती है, लेकिन वो राशि पूर्ण नहीं हो रही। भावांतर की बात, इसके अलावा हम देखना अभी भी एक बड़ी समस्या जो प्रदेश के अंदर है वो यही है कि किसान बिजली के लिए परेशान है। मुख्यमंत्री बहुत हद तक कह चुके 10 घंटे बिजली तो होना ही होना, लेकिन अभी हम देख रहे हैं बिजली को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं प्रदेश के अलग अलग जगह पर। खासतौर पर गंजवासुदा में पिछले महीने प्रदर्शन हुआ, अभी रायसेन जिले के औबदुल्लागंज में प्रदर्शन चल रहा है। यहां तक कि आत्मदाह की चेतावनी, आत्महत्या करने तक की चेतावनी किसान दे रहे हैं। बिजली विभाग के बाहर बैठे हुए, क्योंकि 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, 6 से 7 घंटे बिजली मिल रही है। और खाद को लेकर भी किसान परेशान है। श्योपुर में आज ही की तारीख में प्रदर्शन हो रहा है नेशनल हाईवे पर। तो इन समस्याओं को क्यों नहीं देखा जा रहा है? क्योंकि ये परमानेंट चलती आ रही है, परमानेंट समस्या है ये हर साल की। जी संयम जी, एक बात करो, आपने कितने जिलों की बताए जहां बिजली संकट को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे, सिर्फ एक जिले का आप नाम बता पाए? नहीं, राइट? मैं आपको एक जिले का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो आज का उदाहरण है। मैं रोज रोज का भी छाटूंगा तो बहुत सारे मिल जाएंगे साल भर के अंदर। मैं वही कह रही हूँ कि आज अगर हम कंपैरेटिवली बात करते हैं तो जिस स्थिति से हम मध्य प्रदेश को इन 20 सालों में लेकर के आए हैं, उन कंपैरिजंस में अगर आप देखेंगे तो हमने बिजली के साथ में सप्लीमेंट्स के लिए अक्षय ऊर्जा की ओर कार्य किया, सौर ऊर्जा की ओर कार्य किया, पवन ऊर्जा की ओर कार्य किया। तो डेफिनेटली हम सप्लीमेंट्स पे भी चल रहे हैं, जो अगर हम कह सकते हैं कि उसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्थाओं के ऊपर भी चल रहे हैं। निश्चित है, मैं मान सकती हूँ, ये बात को मैं बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार करूंगी कि 100% तो अभी हम किसी चीज पर नहीं पहुंचे हैं। ये बिल्कुल हम कहेंगे कि 100% हम नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर हम बात करें आंकड़ा, अगर हम बात करते हैं कृषि विकास दर आज 18% से ज्यादा ग्रोथ कर चुके हैं, तो ये हमने अचीव किया है। जो बीमारू मध्य प्रदेश की हम चर्चा करते हैं, जिसमें आप बात कर रहे हैं आज 10 घंटे, आप पिछली बात करें किसानों के लिए 10 घंटे बिजली हमें शहरी क्षेत्र में नहीं मिल पाती थी, उसमें हमें कठिनाई आती थी। हमने वो दौर से आज मध्य प्रदेश को निकाल करके लाए हैं, और आज जिस स्थिति में हम पहुंचे हैं, आज हम इनको इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही हमने बिना बाधित, बिना कटौती की 19,113 मेगावाट की बिजली सप्लाई आपूर्ति हमने निर्विवादित तौर पे कर। चलिए, मैं और उसको कांग्रेस से जवाब ले लेता हूं, क्योंकि अब बात यहां पर हो गई है कार्यकाल की और बहुत बदलाव आया है। ये बात कांग्रेस भी कितना मानती है? फिरोज सिद्दीकी साहब, ये बदलाव तो आया है, भले कुछ समस्या जो मैं गिना रहा हूं वो लगातार चलती आ रही है, उन समस्याओं से उभार आएगा, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन ये मानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो होता था उससे ज्यादा बदलाव अब 20 साल में आ चुका है बीजेपी शासनकाल में, किसानों को लेकर हो या फिर दूसरे मुद्दों को लेकर हो?
देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना कृषि को लेकर, आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। हाँ, अधोसंरचना को लेकर जो कांग्रेस ने काम किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस कर दिया। स्थितियां ये हो गई कि हमारा जो मंडी सिस्टम है वो मंडी सिस्टम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। जो हम सरकारी खरीद किया करते थे गेहूं, धान और दलहन तिलहन की, उस पर भी बहुत सारी कमियां आ गई। अब तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि अब केंद्र खरीदे। अब एफसीआई के हाथ में वो कितना कोटा फिक्स करता है और कितना खरीदा जाता है। जहां तक भावांतर योजना का सवाल है, ये केंद्र सरकार की योजना थी, इसको मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कहते हैं। इस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का उपयोग लार्ज स्केल पे नहीं किया जाता। ये भावांतर का उपयोग इसलिए किया जाता था कि कहीं अगर कमी आ रही है कुछ मंडियों में तो किसानों को सरकार भावांतर के माध्यम से रेट फिक्स कर देती है। लेकिन यहां तो 525 करोड़ रुपए कमलनाथ जी मांग के थक गए। 2017-18 के 8.5 लाख किसानों को नहीं मिले। हमारे किसानों के मुद्दे क्या है? एक तो खाद दीजिए आप। सरकार का जो विदेशी मुद्रा भंडार है केंद्र सरकार का, वो इतना नीचे चला गया है कि अब हम ना यूरिया इंपोर्ट कर पा रहे हैं, ना हम डीएपी इंपोर्ट कर पा रहे हैं। डीएपी की किसानों की मांग है, डीएपी नहीं मिल रहा। एनपीके जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है जो कि उनकी सॉइल को सूट नहीं करता, मिट्टी को, लेकिन फिर भी किसान मजबूरी में डाल रहा है। अब यूरिया भी नहीं मिल रहा है। छतरपुर में तो स्थिति ये हो गई कि महिलाएं जाकर जो खाद्य वितरण केंद्र का कर्मचारी था उसको घर से पकड़ के ले आई और पुलिस। लेकिन खाद की किल्लत को लेकर तो कृषि मंत्री जो प्रदेश के हैं वो ये कहते हैं कि खाद का संकट जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है। ऐसा कोई संकट नहीं है। 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यही बयान दिया गया था कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना के द्वारा। खाद का कोई संकट नहीं, हम तो उसमें नवाचार कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट भी चला चुके हैं। खाद का संकट से बताया जाता है विपक्ष के द्वारा। यार वो कृषि मंत्री कभी किसानों के बीच में आप दिखा दीजिए एक आध फोटोज मुझे। वो चंबल के किनारे पाए जाते हैं और उनके बारे में रिपोर्ट आती रहती कि कभी ये ट्रैक्टर छुड़वाते हैं बालू से भरा, कभी ट्रक छुड़वाते, कभी इनके परिजन जो है थाना घेर लेते हैं। ये काम कृषि मंत्री करते हैं। कहीं कृषि मंत्री ने आज तक बैठक नहीं की पूरे प्रदेश में। मैं गारंटी से कह रहा हूं, खाद को लेके हाहाकार मचा है। ना ही सरकार ने अपनी, बार बार सरकार एक ही बात कहती है कि साहब वो ट्रांसपोर्टेशन, अरे ये ट्रांसपोर्टेशन तो हम 50 साल से कर रहे हैं, प्लानिंग 50 साल से कर रहे हैं। भावांतर योजना में आपने जो रेट फिक्स किया उससे कहीं नीचे जो है मंडी में बिक रहा है। 2,500-3 हजार रुपए से ऊपर नहीं गया। भावांतर योजना में 4200 रुपए रेट फिक्स किया इन्होंने। कुल 1100 रुपए की तो सब्सिडी दे रहे हैं आप उसमें। अब आ जाइए, बिल्कुल जवाब ले लेता हूं। आशीष जी से भी लौटता हूं, आपके पास समय कमी है मेरे पास। एक लाइन जी फिरोजी, ये बिजली की आप इस समझिए, इस कड़कती ठंड में किसान को 12 बजे रात में ये बिजली दे रही है सरकार। आप सोच सकते हैं कि किसी के साथ कैसे अमानवीय व्यवहार हो रहा है ये, और उसमें भी वोल्टेज नहीं आ रहा। ये बिजली पानी सड़क के लिए आए थे, 10 घंटे क्यों बिजली दे रहे हैं? एक अधिकारी पे कार्रवाई कर दी जब उस अधिकारी ने लेटर इश्यू कर दिया कि 10 घंटे से ज्यादा किसान को बिजली दी तो आपको सस्पेंड कर देंगे या आपकी वेतन से वसूली करेंगे। तो उस अधिकारी को हटाते घूम रही सरकार, वो लेटर छुपाते घूम रही है। भाई क्यों 10 घंटे? हमें 3 महीने कुल बिजली चाहिए किसानों को। तो आप क्या देश का उस स्टेटमेंट को लेकर मुख्यमंत्री खुद सामने भी आए थे में 15-16 घंटे वो भी दिन में बिजली नहीं दे सकते हैं क्या? जरूर फिरोज सिद्दीकी जी, बात हूं आपके पास। आशीष जी, बदलाव की बात की जा रही कृषि में। 2026 का जो साल है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो कृषि के लिए ही होगा पूरा का पूरा। और एक तरह से हम बात करते हैं 20 सालों की। 20 साल में बीजेपी का शासनकाल रहा, जो कांग्रेस से यदि कंपेयर करेंगे, क्योंकि यही बात हमारे प्रियंका जी ने अभी कही है कि वो पहले से तो इतना बदलाव आ चुका है कि आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ कमी है, उन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कितना माने और कितने की जरूरत है? नहीं, देखिए, सरकार यदि कृषि वर्ष मनाने जा रही है, शुरू करने जा रही है, तो सबसे पहली उम्मीद यही किसानों की हो सकती है, मुझे लगता है, कि उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हों। तो चूंकि एक फोकस होगा इस वर्ष पे, तो जाहिर है सरकार भी चाहेगी कि ये समस्याएं ही सबसे पहले खत्म की जाएं। जब वो समस्या खत्म होंगी, जो अभी बात आई हैं, तब ही किसान जो है ज़्यादा खुशहाल होगा, ज़्यादा जो खेती को मुनाफे का धंधा बनाने का जो एक वो चीज़ें हैं वो सही होंगी। अभी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। जो बदलाव की बातें हैं वो समय के साथ भी आते हैं,
वो समय के साथ भी बदलाव होते हैं। 1960 में किसानों के साथ जो स्थिति थी वो 80 में बदली, फिर 2000 में बदली और 2025 में। तो कुछ चीजें समय के साथ बदलती हैं, आगे बढ़ती हैं, और कुछ चीजें सरकार के प्रयासों से भी ठीक होती हैं। तो अभी कृषि वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि देखिए किसानों की जो बेसिक परेशानी है, एक तो खाद के लिए लंबी लाइन, बीज, और ये लंबी समस्याएं चलती हैं। बिजली की समस्या ऑलरेडी है। बिजली की समस्या को हम कितना भी उसको अच्छे तरीके से देख लें, लेकिन वो ऐसा है नहीं। गांव की स्थितियां अलग हैं, शहर के पास के जो गांव है उनकी स्थिति अलग है, जो दूर दराज में है उनकी स्थितियां अलग हैं। तो वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कोई चीज खराब हो जाए, लेकिन अच्छा करने के लिए जो जिस तरह की इच्छा शक्ति है, जिस तरह तंत्र को कसने की जरूरत होती है, वो जरूरत इस कृषि वर्ष में सबसे पहले होगी। अभी आप देखिए कि बीज की जो बात है, मध्य प्रदेश में जो कृषि विभाग के तकरीबन 100 फार्म हैं जो उन्नत बीज बनाने का उनको जिनके पास काम होता है, लेकिन ये कहा जाता है उनके पास फंड नहीं है, वो ठीक से वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो उन्नत बीज होते हैं जो किसानों को दिए जाने वाले, वो नहीं है। मिट्टी परीक्षण की जो प्रयोगशालाएं बनाई गई थी, लैब बनाई गई थी, उनके पास अमला नहीं है, तो वो मिट्टी परीक्षण का जो काम है वो ठीक से नहीं होता। जो डिप्टी डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर के चार्ज में है, कृषि विस्तार अधिकारी गांव में दिखते नहीं है। तो ये चीजें बहुत सारी हैं। एमएसपी का जो भाव है वो नहीं ठीक से मिलने की शिकायतें आती हैं, भावांतर को और दुरुस्त करने की जरूरत बताई जाती है। तो ये मैं मानता हूं कि ये सारी कमियां हैं, और इस पर फोकस मेरे को लगता है कि ये कृषि वर्ष में यदि हो जाएगा तो मुझे लगता है ये सारी चीजें काफी हद तक सुधर जाएंगी। और किसानों को, जहां तक समस्या बात है, किसानों को जो सरकार सुविधाएं देती है, जो सारी चीजें देती है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए बहुत स्वतंत्र रूप से या किसी और तरीके से, कि वाकई में वो चीजें उनको लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि फाइलों में बड़ा गुलाबी सा मौसम होता है गाँव का, ऐसा होता नहीं है। तो वो थोड़ा सा अगर उस तरह की मॉनिटरिंग सख्त हो जाए, चीजें ठीक से हो जाए तो बेहतर। तो बिल्कुल ये एक तरह से बदलाव की जो जरूरत है। कमियां बहुत सारी, उन पर चर्चा लगातार जरूरी। यदि कमियों पर चर्चा नहीं करेंगे और सिर्फ पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे प्रियंका जी, मुझे लगता है बहुत कुछ गलत हो जाएगा किसानों के साथ। इस साल के कुछ बयान है, क्योंकि साल का अंत है और कृषि पर चर्चा हो रही, तो जरूरी उन बयानों को कोट करना। एक तरफ हम देख रहे थे किसान लगातार प्याज फेंक रहे थे, 1 रुपये 2 रुपये का भाव उन्हें मिल रहा था, और बोल रहे थे लागत भी नहीं निकल रही है। और उसी को लेकर कृषि मंत्री का एक बयान इस साल आया था, कहा गया था कि बहुत ज्यादा पैदावार हो गई इसलिए फेंका जा रहा है। क्या ये बयान असंवेदनशील नहीं है? बीजेपी को नहीं लगता? क्योंकि इस बयान को लेकर कोई ना मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई, ना ही बीजेपी ने कुछ कहा है। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 दिन पहले ही, उसमें भी साफ तौर पर कह दिया गया जो खाद को लेकर लगातार डंडे पड़े, चाहे वो आप अपने भिंड का ले लीजिए उदाहरण, या फिर चित्रकूट का ले लीजिए, जहां खुद विधायक के एक पोते के ऊपर आरोप लगे कि वो पीटते नजर आ रहे हैं, या भिंड में आपके विधायक, बीजेपी विधायक सीधे घिर गए थे, कलेक्टर को धमकाते नजर आ रहे थे। तो ये इन चीजों को क्यों नकारा जा रहा है? क्या इनको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? और कृषि मंत्री का बयान खास तौर पर। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी कि हमेशा ये कहा जाता है कि 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, इसको मुझे स्वीकार करने में कोई कमी नहीं है। और इसीलिए हर एक चीज के ऊपर रेक्टिफाई करते हुए सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। हाँ, असंवेदनशीलता अगर नजर आती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाइयां की जाती हैं और होती रहेंगी, उसके ऊपर भी हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। हमारे भाई ने चर्चा करी, फिरोज भाई ने, लेकिन शायद भूल गए कि एक जमाने में जब मध्य प्रदेश की हम चर्चा करते हैं, मात्र 5000 मेगावाट का जो उत्पादन बिजली का होता था, तो 5000 मेगावाट के उत्पादन में अगर किसानों को अगर सही तरीके से बिजली का सर्कुलेशन हो जाता था, तो मुझे वो जादुई करिश्मा जानना होगा कि आप लोग कैसे 5000 मात्र मेगावाट के उत्पादन में पूरे प्रदेश के अंदर बिजली का सर्कुलेशन कर, तो वो करिश्माई तरीका हमें भी बता दीजिए। सब कम था उस दौर में प्रियंका जी, कह रहे हैं वो करिश्माई तरीका मुझे भी जानना है। आपने कार्यकाल की बात की तो वो अभी आशीष जी ने क्लियर किया, कार्यकाल से भी नहीं, कुछ चीजें वक्त के साथ बदलना नेसेसरी है। मतलब 20 साल बाद किसकी सरकार रहेगी हम नहीं जानते, लेकिन ये सुनिश्चित है कि 20 साल में कुछ बदलाव तो जरूर आएगा कृषि में। वो समय के बदलाव भी होता है कुछ। जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग, थाने से चंबल क्षेत्र में तो रेकें लूट जाती थी, रेक लूट जाती थी। आज हम बात कर रहे हैं डंडे पर, लेकिन ये भी संवेदनहीनता है, ये मैं मानती हूँ। संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए, ये भी मैं मानती हूँ। और हमारे मध्य प्रदेश ने वो चंबल क्षेत्र भी देखा जो रेक लूट जाती थी और सरकार बंदूकों के साय में खाद वितरण करवाती। अगर राजगढ़ की मैं खुद की जहाँ पे बात करूँ, सरकार के मुख्यमंत्री आते हैं जहां से, वहां तो थाने के माध्यम से खादों की बोरियां जाती थी, तो वो मध्य प्रदेश में हमने देखा है। तो आज जो मध्य प्रदेश है,
कह रही हूँ कि पारदर्शिता बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज जो भी बेनिफिट्स है वो किसानों के खाते में जाते हैं। बिजली को लेकर के मैं फिर ये कहूंगी कि 10 घंटे सप्लाई कर सरकार वचनबद्धता से कार्य कर रही है। जहां पे भी उसके ऊपर डायरेक्ट मुख्यमंत्री इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इससे बड़ी बात संवेदनशीलता की और क्या होगी कि परिवार का मुखिया खुद किसानों के साथ डायरेक्ट संपर्क करने के लिए भी तैयार है और संवेदनशीलता के साथ वर्ष को इन्हीं कमियों को रेक्टिफाई करने के लिए और आप लोगों के माध्यम से जो सजेशन आ रहे हैं उनके ऊपर सकारात्मकता से कार्य करने के लिए, चाहे हम पशुपालन की ओर कार्य करने के लिए, डेयरी उद्योग के लिए उत्साहित करने के लगे, चाहे उद्यानिकी तौर के ऊपर से मोटिवेट करने के। चलिए, बिल्कुल वो सफलताएं जो लगातार आप गिना रहे हैं और वो अच्छी चीज है, वक्त के साथ बदली है, कार्यकाल में बदली है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन जो चीजें कमियां उन पर आने वाले वक्त में सुधार होगा, उसी का इंतजार रहेगा। आपने अपनी बात रखी। फिरोज जी, इस बात को मानते हैं कि अब आने वाले समय में इन चीजों में सुधार आएगा? क्योंकि मुद्दे हम हर कोई भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो समस्या थी हर चीजों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है या कृषि को लेकर प्रदेश में क्या चल रहा है, उन सब चीजों को लेकर। लेकिन लग रहा है कि अब कांग्रेस भी विश्वास लेगी कि हाँ, आने वाले वक्त में बदलाव हो सकता है, क्योंकि पूरा कृषि आधारित वर्ष मनाने की कोशिश सरकार कर रही है। देखिए, ये ध्यान मोड़ने की जो राजनीति है ना, इससे बहुत परेशान है। कि हमारा किसान भोला भाला है, सीधा साधा है, गरीब हो सकता है वो, लेकिन मूर्ख नहीं है। हमारे किसानों को 2022 तक तो ये खेती लाभ का धंधा और आय दुगनी हो रही थी जी, और मोदी जी कह रहे थे। अब ये नई बात ले आए आप। ये प्रियंका जी जो हैं, मेरी साथी प्रवक्ता, ये हरदा से आती हैं। ये पंजाब कहलाता है, होशंगाबाद और हरदा जिला मध्य प्रदेश का पंजाब कहते हैं। वहां जो तवा डैम की नहरें हैं या तवा डैम है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी लाई थी? सबसे ज्यादा शिवराज सिंह जी ने प्रियंका गांधी जी के सवाल के जवाब में लोकसभा में जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश नंबर 2 राज्य है खाद के मिसमैनेजमेंट में और नंबर 3 राज्य है नकली खाद के मामले में। अभी तो नकली बीज नहीं आया है। और उस मामले में आपने सुना कि कृषि मंत्री ने कोई संज्ञान लिया हो, कोई आवश्यक कार्रवाई की हो, कोई नए दिशा निर्देश जारी किए हो? ना मुख्यमंत्री जी ने ये किया। आप पुरानी बातें सब भूल जाइए, इधर उधर मत देखिए, जो हम दिखा रहे हैं वो देखिए। अरे भैया, ये सरकार है, ये इवेंट कंपनी है। जो आशीष दुबे जी ने कहा, बहुत सही बात की। हमारे जमाने में 40-50 ग्राम सेवक हुआ करते थे एक ब्लॉक में। आप चाहें तो वो रिकॉर्ड चेक कर सकते कृषि विभाग का। अब होते हैं 2 या 3, 350 उसके पास गांव है। आप समझाइए मुझे कि वो कैसे समयबद्ध तरीके से खेती होती है। खेती का एक अपना समय होता है, बोनी का, कटाई का, सिंचाई का, तीनों अलग अलग समय होते हैं। उस बीच में कैसे वो 3 ग्राम सेवक 300 गांवों को का दौरा कर सकते हैं, किसानों से संपर्क कर सकते हैं, कैसे ये योजनाएं जो है धरातल पे पहुंचेंगी। इस मामले में कोई भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। सॉइल कार्ड किया, मेरे यहां से सॉइल का सैंपल ले गए, आज तक लौटे ही नहीं। तो ये अगर स्थितियां रहेंगी तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो? जो बेसिक मुद्दा है कि एक तो हमको फिरोज जी, क्या अपेक्षा आप समझे? क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही तो रहती है, वो लगातार दिख रहे हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश के ही देश में कृषि मंत्री यदि जो है वो मध्य प्रदेश से आते हैं, तो मध्य प्रदेश के सत्ता पक्ष विपक्ष की क्या अपेक्षा होनी चाहिए? क्योंकि देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश कृषि में सबसे आगे हो, ये स्वाभाविक होना चाहिए। तो क्या अपेक्षा विपक्ष रखता है? देखिए, आज से नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जी 2019 में बने थे जी, लेकिन निरंतर हमारा जो है प्रदेश कृषि के मामले में कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पाया। आप कहते हैं कि हमने गेहूं का बहुत रकबा बढ़ा लिया, हमें कृषि क्रमण अवार्ड मिल गया। हमारा सोयाबीन स्टेट का दर्जा था, हम तिलहन में नंबर 1 थे पूरे देश में। अब हमारा तिलहन में नंबर 1 नहीं रह गया, हमारा बर्बाद हो गया सोयाबीन। दलहन में हम अग्रणीय राज्यों में थे, दलहन खत्म हो गया हमारा। अब जो दलहन का रकबा था रबी में, उसको गेहूं ने ले लिया, तो प्रोडक्शन बढ़ना ही था। उसको सरकार कहती ढिंडोरा पीट लेती है सरकार की, अब ऐसा हो गया और हमने ये करके दिखा दिया। आपको वो नहीं दिखता कि लहसुन सड़कों पर फिक रहा है, टमाटर सड़कों पर फिक रहा है, आलू सड़कों पर फिक रहा है। हमारा कोई एक्सपोर्ट में सुधार की जरूरत है। विपक्ष के आरोप लगातार जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है बहुत नगण्य है। तो ये सब चीजें सरकार को नहीं दिख रही है। बिल्कुल। आशीष जी, क्या नजरिए की कुछ कमी है क्या? एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा है,
कृषि मंत्री का बयान भी बिल्कुल सकारात्मक ही रहता है कि हम बिल्कुल सब सही हो रहा है, कोई गलत नहीं है, खाद की कोई संकट नहीं है। आज प्रशासनिक अधिकारी भी यही बोलते हैं कोई संकट नहीं, लगातार हम लाइनें देखते आए बीते 6 महीने में, जुलाई से अब तक। उसके बाद जो बयान आया प्याज फेंके जा रहे हैं, उसको लेकर कृषि मंत्री का बयान था, वो विपक्ष लगातार कहता रहा कि असंवेदनशील बयान है, जीतू पटवारी ने कहा था। और देश के अंदर यदि कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आ रहे तो क्या अपेक्षा मध्य प्रदेश रखे? देखिए, मध्य प्रदेश को तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, और जो कृषि मंत्री अभी हैं वो 17-18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं जी, उनका भी उनकी छवि के कारण उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश की उनकी छवि ऐसी थी कि किसान आधारित है। उन्हीं का फोकस था कि लाभ का धंधा बनाएंगे। लेकिन कृषि और उसको लेके जो आंकड़े बाद में उस वक्त जारी हुए, उसको लेके अभी तक बात होती है क्या वाकई उस तरह की स्थितियां थी इतनी बेहतर। खैर, उन बातों से आगे भी बढ़े तो हमको ये लगता है कि ये जो समस्याओं पर बात होती है, इनको सरकार को फोकस करना चाहिए, और सब चीजें अच्छी अच्छी देखना, वो एक नजरिए का फर्क होता है कि हम सिर्फ अच्छी चीज देख लें और बुराई को इग्नोर कर दें, बुराई या जो कमियां हैं उसको इग्नोर कर दें। अगर उस पर पहले ध्यान दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा सुधरेंगी। अभी देखिए, एक कृषि की समस्याओं पर एक छोटी सी बात ये भी है कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट अपन देख सकते हैं कि उसमें जो किसानों के आत्महत्या के मामले हैं, उसमें मध्य प्रदेश चौथे या 5वें नंबर पे है देश में। करीब 8-8.5% आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में होती हैं। पहला नंबर महाराष्ट्र का है, फिर कर्नाटक का है, और 2-3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है। तो ये चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं कोई समस्या है जो दूर नहीं हो पा रही। खास तौर पे देखिए, जो बहुत बड़ा किसान है, 100-200-400 एकड़ वाला, उसको क्या समस्या होगी, वो सब कर लेगा। लेकिन ये छोटे किसान हैं, छोटे छोटे जो किसान हैं, उनकी समस्या देखना बहुत जरूरी है, उनकी आवाज को बल देना जरूरी है। अभी जो बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाए जा रहे हैं, जो कई किलोमीटरों में जो बनाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि ऐसा ना हो कि उनकी चपेट में छोटे किसान आ जाएं। तो ये जो उनकी जमीनें, मुझे लगता है कि उनकी जमीनें ना जाएं, मेट्रोपॉलिटन एरिया बने, लेकिन कृषि की जमीन 1 इंच भी कम ना हो। ये अगर हो सकता है तो ये सरकार की सफलता होगी। वरना होता है कि छोटे किसान फिर मजबूरी में जमीन बेचते हैं, वहां बिल्डिंगें बनती हैं, और बाद में उन्हीं बिल्डिंगों में वो चौकीदार बनते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं हमेशा के लिए। ये स्थितियां दूर होंगी, ये ठीक होगा। शहरों का विस्तार हो, लेकिन कृषक प्रभावित ना हो, उनकी जमीनें सुरक्षित रहें, और जो कृषक हैं वो बेहतर रहें, और वो किसी भी मजबूरी में पलायन करके शहरों की तरफ ना आए। तो ये सब एक समग्र सोच के साथ अगर चलेंगे तो ये कृषि वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार हासिल कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बदलाव अब तक आया है, देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए किसान के जीवन में बदलाव जरूर आया है। वक्त बदलते वक्त के साथ, कार्यकाल के साथ भी बदलाव आए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्या जिन्हें नकारा नहीं जा सकता है सकारात्मक सोच को ध्यान में रखकर ही। तो इस वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा प्रियंका जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया, और आशीष जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। कृषि आधारित वर्ष मनाने वाले हैं, लेकिन कृषि को लेकर जो समस्याएं प्रदेश में रही हैं उनको बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। समस्याओं को लेकर जो बयानबाजी रही है, बयानों पर वार पलटवार रहा, किसी भी चीज को नकार नहीं सकते, क्योंकि किसान का मुद्दा ज्वलंत तो रहता है, संवेदनशील भी रहता है, लेकिन उस मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है सरकार और उस मुद्दे को कैसे लेती है, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। 2026 में क्या बदलाव आएगा, नजर रहेगी। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।